बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केटीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 29 जनवरी 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि नीतीश कुमार ने दिया इस्तीफा, कहा कुछ नहीं कर रहा था इसीलिए बने रहना था मुश्किल। महागठबंधन पर भड़के नीतीश कुमार। अब तेजस्वी यादव विपक्ष के सबसे बड़े नेता बनकर के उभरेंगे। लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव में है अग्नि परीक्षा। रेल मंत्री ने दी खुशखबरी, 1.5 लाख पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया पूरी, अब हर साल आएगी वैकेंसी। नीतीश कुमार के इस्तीफे पर असदुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी से पूछा सवाल, अब कैसा लग रहा है? बिहार की जनता कभी माफ नहीं करेगी, सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार पर भड़की कांग्रेस। डायबिटीज, खांसी, बुखार समेत देश में बनने वाले दवाओं के 70 सैंपल मिले घटिया, डिटेल्स आई सामने। खाना पकाने के लिए कौन सा खाना पकाने का तेल है सबसे अच्छा, आगे आपको बताएंगे इस बारे में विस्तार से। दिल्ली में एक फ्लैट 3 बैंकों में खाते, जानिए कितनी संपत्ति के मालिक है सीएम नीतीश। शेर अकेला ही आता है, बिहार में बवाल के बीच तेजस्वी यादव की बहन ने शेयर किया वीडियो। यूट्यूब देख करके इस बिहारी शख्स ने खड़ी कर दी 4 करोड़ की कंपनी। शार्क टैंक इंडिया वाले भी देख करके हो गए हैरान। बिहार में पछुआ के कारण शीतलहर जारी, स्कूल जा रहे शिक्षक की चली गई जान, जानलेवा हुई ठंड। नीतीश कुमार की पार्टी ने बता दी आरजेडी से अलग होने की वजह, इस कारण से बनी दूरी, आर पार के मोड में जेडीयू। बिहार में तालाब खुदवाने पर 7 लाख तक का मिलेगा अनुदान, जाने कैसे उठाएं लाभ, आगे बताएंगे विस्तार से। साल का पहले मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी का देश को संबोधन, कहा भारत का संविधान जीवित है दस्तावेज। पुराने साथी प्रशांत किशोर का नीतीश पर बड़ा खुलासा, बताया क्यों बनाए गए थे लालू के साथ सरकार। नीतीश कुमार को लेकर के शर्मसार है बिहार, कांग्रेस का नीतीश पर वार। दोस्तों अब बात करेंगे विस्तार से। तो बात करते हैं कि बिहार की सियासत अभी उठा पटक जारी है। जब बिहार की सियासत में कब क्या कुछ हो जाए कुछ पता नहीं। जब ऐसा ही कल हुआ, जब कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग होकर के एनडीए के साथ जाकर के सरकार बना ली है। जब महागठबंधन से इस्तीफा दिया उसके बाद शाम को एनडीए के साथ जाकर के सरकार बना ली है। आपको बता दूं कि नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कहा है कि सबकी राय आ रही थी, जब हमने सबकी बात सुनी और फिर फैसला किया। यह सोच समझकर और फिर पार्टी की राय के बाद लिया गया निर्णय है। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए नीतीश कुमार ने कहा है कि नए गठबंधन में स्थिति ठीक नहीं चल रही थी। लोग दावा कर रहे थे कि सब कुछ वे लोग ही कर रहे हैं, हमारी पार्टी की ये बात सबको खराब लग रही थी। नीतीश कुमार ने कहा है कि इस गठबंधन से पहले जेडीयू के साथ पहले जो पार्टी थी वे आज फिर से साथ आएगी। चीजें ठीक नहीं थी इसीलिए मुझे इस्तीफा देना पड़ा। वहीं पर पुराने साथियों पर भड़कते हुए नीतीश कुमार ने कहा है कि गठबंधन पर कोई कुछ काम नहीं कर रहा था, जहाँ हर तरफ हम ही सब कुछ कर रहे थे। जहाँ हमको लगा कि ये सब सही नहीं है, सिर्फ हम ही का काम करेंगे, इसीलिए ये फैसला लिया गया, इस्तीफा दे दिया। नीतीश कुमार ने कहा है कि हम अलायंस कराने में भी काम किए लेकिन कोई कुछ काम नहीं कर रहा था, जहां हमने बीच में कुछ बोलना भी छोड़ दिया था। नीतीश कुमार ने बिहार में राजनीतिक उठापटक के बीच भविष्य की रणनीति पर खुल करके कुछ नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि आगे के फैसले के इंतजार कर लीजिए। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को रविवार को सुबह अपना इस्तीफा सौंपा। उन्होंने बताया है कि राज्यपाल ने शुक्रवार को नीतीश कुमार का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और नई सरकार के गठन तक उन्हें कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहने को कहा है।
दोस्तों नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव का साथ छोड़ करके एक बार फिर से भाजपा के साथ सरकार बना ली है। जहाँ उन्होंने राज्यपाल को इस्तीफा दिया, जहां शाम को ही उन्होंने दोबारा शपथ लिया। इस पूरे प्रकरण में भाजपा और नरेंद्र मोदी विजय बनकर के उभरे हैं। नीतीश कुमार को अपने पाले में लाकर के उन्होंने न केवल विपक्ष के इंडिया गठबंधन के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया है, बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी जीत की राह भी आसान कर ली है। लेकिन इस पूरे प्रकरण का एक असर ये भी होगा कि पूरे गैर भाजपाई मतदाता राष्ट्रीय जनता दल के नीचे एकजुट हो सकता है। यहाँ तक कि नीतीश कुमार के पारंपरिक मतदाताओं का एक हिस्सा भी तेजस्वी यादव के साथ जा सकता है। या यदि ऐसा हुआ तो तेजस्वी यादव बिहार में विपक्ष के सबसे बड़े नेता के तौर पर उभर सकते हैं। जब पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में जबकि भाजपा और फिर जदयू ने साथ मिलकर के चुनाव लड़ा था, तो उस चुनाव में भी राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी थी। AIMIM के द्वारा कुछ मतों को काटने और फिर तेजस्वी यादव के कमजोर अनुभव के कारण तेजस्वी यादव सरकार बनाने से वंचित रह गए थे। लेकिन अब जिस तरीके की वर्तमान चुनावी परिस्थितियां बन रही है और बिहार की राजनीति में बेहद प्रभावशाली मुस्लिम मतदाताओं का रुझान आरजेडी या फिर कांग्रेस के पक्ष में झुका हुआ है, जहां आगामी चुनाव में पूरा गैर भाजपाई वोटर राजद के नीचे एकत्रित हो सकता है। इससे तेजस्वी यादव विपक्ष के सबसे बड़े चेहरा बनकर के उभर सकते हैं, नेता बनकर के उभर सकते हैं। आपको बता दूं कि इस चुनाव में तेजस्वी यादव कई दावा ये भी कर सकते हैं कि उनके प्रयास के कारण ही बिहार में जातिगत जनगणना हुई, आरक्षण की सीमा में बढ़ोतरी हुई और भारी संख्या में युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली। जब बिहार का जातीय समीकरण इस तरीके का है कि यहाँ उनके इस मुद्दे के खरीदार काफ़ी संख्या में होंगे और उन्हें इसका लाभ मिल सकता है। यही कारण है कि महागठबंधन या फिर इंडिया गठबंधन के लिए इस पूरे नकारात्मक प्रकरण में तेजस्वी के लिए बड़ा अवसर दिखाई दे सकता है। दोस्तों बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। रेल मंत्री ने ये बड़ी खुशखबरी दी है। 1.5 लाख पदों पर रेलवे में भर्ती होगी। आपको बता दूं कि केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ी खुशखबरी दी है। उन्होंने कहा कि रेलवे अधिकारी अधिक रोजगार के अवसर देने की योजना बनाने में लगा हुआ है और 1.5 लाख पदों के लिए रोजगार प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 1,50,000 कर्मचारियों के लिए रोजगार प्रक्रिया हाल ही में पूरी हुई। इसके तुरंत बाद सहायक लोको पायलट के चयन से नई प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ये इस दिशा में पहला कदम है। उन्होंने वार्षिक रोजगार प्रक्रिया और फिर इसके पीछे के मकसद का भी जिक्र किया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि ग्रुप डी में तकनीकी और फिर गैर तकनीकी कैटेगरी में रोजगार के अधिक मौके मिलेंगे, जहां सब कुछ एक साथ करने के बजाय हमारा टारगेट अधिक रोजगार मुहैया कराने पर है। इसी कड़ी में वार्षिक भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है कि ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौका मिले। पूर्व मध्य रेलवे के जनरल मैनेजर अनिल कुमार खंडेलवाल ने रेलवे में रोजगार को लेकर के अधिक जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि रेलवे की ओर से नई भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब रेलवे हर साल नियमित आधार पर वैकेंसी निकालेगा। दोस्तों बिहार में नीतीश कुमार और बीजेपी मिलकर के फिर से सरकार बना ली है। जहां शाम 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जहां कुल 8 मंत्री शपथ ग्रहण किया है। जहां इसमें 2 डिप्टी सीएम हुआ जो बीजेपी कोटे से हैं। जब विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। सम्राट चौधरी बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन भी मंत्री बने हैं। जब जेडीयू और बीजेपी कोटे से 3 मंत्री बनाए गए हैं। इसमें जातिगत समीकरण का ख्याल रखा गया है। जब सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, प्रेम कुमार, विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र यादव, सुमित कुमार सिंह, श्रवण कुमार और संतोष कुमार सुमन मंत्री बनाए गए हैं। इसमें जाति के बारे में अगर बात किया जाए तो 2 कुर्मी, 2 भूमिहार, 1 राजपूत, 1 यादव, 1 दलित, 1 अति पिछड़ा, 1 कुशवाहा समाज से मंत्री बनाए गए हैं। वहीं पर धर्म के बारे में अगर बात किया जाए तो मुस्लिम धर्म से 1 भी विधायक को मंत्री नहीं बनाया गया है। दोस्तों बिहार में सियासी भूचाल पर इस समय पूरे देश की नजर है। जब बीते 18 महीने से राज्य में जदयू और आरजेडी गठबंधन की सरकार चल रही थी, जब फिर ऐसा क्या हुआ कि आखिर इतने कम समय में ही दोनों अलग हो गए। क्या तेजस्वी यादव बिहार के सीएम बनना चाहते हैं या फिर इंडिया गठबंधन में पड़ी दरार इन दोनों के अलग होने का कारण बनी है, या फिर दोनों पार्टियों की नजर लोकसभा चुनाव 2024 पर बिहार की 40 सीटों पर है। जानकारी के अनुसार गणतंत्र दिवस पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा की गई थी। इस घोषणा के बाद सीएम नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर के तारीफ की थी। इसके बाद बिहार में दोनों के फिर से करीब आने की अटकलें लगाई जाने लगी थी और फिर अगले कुछ दिन में पूरा घटनाक्रम ही बदल गया। लेकिन बिहार में चल रहा राजनीतिक संकट केवल
किसी एक सोशल मीडिया पोस्ट या फिर किसी के बयान का नतीजा नहीं है, यह लंबे समय से चल रहा था। आपको बता दूं कि नीतीश कुमार पर आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव को सीएम बनाने का दबाव था। जब कर्पूरी ठाकुर की जन्म शताब्दी समारोह समेत कई मौके पर नीतीश कुमार ने आरजेडी और परिवारवाद को टारगेट करते हुए बयान दिए थे, लेकिन कभी किसी का साफ नाम लेते हुए बचते रहे। सत्ता पर पूरी तरह काबिज होने के लिए आरजेडी और जेडीयू द्वारा अंदर खाते एक दूसरे के विधायकों को तोड़ने के लिए कई बार प्रयास किए गए। इंडिया गठबंधन बनाने में नीतीश कुमार ने अहम रोल अदा किया, लेकिन लोकसभा सीट शेयरिंग और फिर पीएम पद के दावेदार पर कांग्रेस से उनकी सहमति नहीं बनी। आरजेडी लोकसभा चुनाव से पहले तेजस्वी को सीएम बना करके सत्ता की चाबी देना चाहती थी। इन्हीं कुछ पॉइंट है, इस पॉइंट को लेकर के बताया जा रहा है कि इस पॉइंट को लेकर के दोनों के बीच दूरियां बनी और आज गठबंधन टूट गई। दोस्तों, नीतीश कुमार के बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस ने उनकी तुलना गिरगिट से की है और कहा है कि राज्य के लोग इस विश्वासघात के लिए उन्हें कभी भी माफ नहीं करेगी। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को रविवार सुबह अपना इस्तीफा सौंप दिया, जहां वे राज्य में महागठबंधन से अलग हो गए। नीतीश कुमार के इस कदम से इंडिया गठबंधन को भी तगड़ा झटका लगा। वहीं पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने नीतीश कुमार के इस कदम की आलोचना करते हुए कहा कि ये साफ है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से ध्यान भटकाने के लिए ये राजनीतिक नाटक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी जल्द ही बिहार में प्रवेश करने वाली राहुल गांधी की यात्रा से घबराए हुए हैं। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा है कि बार बार राजनीतिक साझेदार बदलने वाले नीतीश कुमार रंग बदलने में गिरगिटों को भी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। यह जनता कभी भी माफ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता विश्वासघात, महारथी और फिर उन्हें इशारों पर नचाने वालों को माफ नहीं करेगी। यह जयराम रमेश ने कहा कि बिल्कुल साफ है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से प्रधानमंत्री और भाजपा घबराए हुए हैं और उसे ध्यान हटाने के लिए राजनीतिक नाटक रचा गया है। दोस्तों, नीतीश कुमार के एनडीए में आने पर चिराग पासवान ने कहा है कि नीतिगत विरोध था और है। हो सकता है कि अगर इन्हीं नीतियों की तरह काम चलेगा तो फिर आगे भी विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। जब मैंने हमेशा माना है कि उनकी यानी कि नीतीश कुमार की नीतियों ने बिहार का विकास नहीं किया है। ऐसे में एनडीए की नई सरकार जो बनी है, उस सरकार में बीजेपी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के विजन को जोड़ा जाता है और बिहार के विकास की राह पर ले जाया जाता है, तो फिर यकीनन ये हम लोगों के लिए एक सफल निर्णय होगा। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार बनी है, मैं मजबूती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा हूँ, जहाँ उनके हर फैसले के साथ खड़ा हूँ। जरूरी नहीं है कि जब आप गठबंधन में हो तो हर फैसले से सहमत हो, हर फैसले से आप खुश ही हो, लेकिन देश हित में इस तरह के फैसले लिए जाते हैं और लेना पड़ता है जिससे आप पूरी तरीके से सहमत ना हो। इस फैसले पर मेरी सहमति प्रधानमंत्री मोदी की वजह से है। यानी कि नीतीश कुमार के एनडीए गठबंधन में आने पर चिराग पासवान खुश नहीं है। चिराग पासवान का साफ साफ कहना है कि नीतीश कुमार एनडीए में आए हैं, मैं खुश नहीं हूं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की वजह से खुश हूं कि वो लाए हैं, तभी मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं। नीतीश कुमार से मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। दोस्तों, सियासी बवाल के बीच नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मुलाकात करके अपना इस्तीफा सौंप दिया है और वे भाजपा के साथ सरकार बना ली है। नई सरकार के लिए नीतीश कुमार दावा भी कर दिया है। वहीं पर अब यूट्यूबर मनीष कश्यप का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। जी हां, मनीष कश्यप का ये वीडियो उनकी गिरफ्तारी से पहले का है, जिसमें वे तेजस्वी यादव को चुनौती देते हुए कह रहे हैं कि अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो फिर वे जेल से बाहर आने के 180 दिन के बाद सरकार गिरा देंगे। वहीं मनीष कश्यप को 23 दिसंबर को जेल से रिहा कर दिया गया था। आपको बता दें कि मनीष कश्यप को हथकड़ी लगे युवक का वीडियो अपलोड करने के आरोप में जेल भेज दिया गया था। मामले में उन्हें 9 महीने के बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने के बाद नीतीश कुमार ने मीडिया से बात करते हुए इस बात का खुलासा किया है कि क्यों आरजेडी जेडीयू गठबंधन में दरार आई है। उन्होंने बताया है कि आरजेडी गठबंधन के साथ सरकार चलाने में बहुत परेशानी थी। नीतीश कुमार की माने तो सरकार में आरजेडी जेडीयू गठबंधन की सरकार में श्रेय लेने की होड़ लगी हुई थी। तेजस्वी यादव हर काम के लिए खुद को श्रेय देते थे। बस यही बात नीतीश बाबू को नागवार गुजरी और उन्होंने गठबंधन तोड़ने का फैसला किया। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री पद से रविवार को नीतीश कुमार इस्तीफा देने के बाद बिहार में सियासी पारा चढ़ाया हुआ है। इस बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी और नीतीश कुमार के नीतीश सरकार में मंत्री रहे तेज प्रताप यादव ने भी अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक कविता के माध्यम से अपने मन के भाव व्यक्त किए हैं। इधर विपक्षी दलों के कई नेताओं के रिएक्शन आ रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है कि जब भाव ना जागा भाव में, उस भाव का कोई भाव नहीं, ऐसे भाव का कोई स्थान नहीं जिनका भाव नहीं,
अपनों की भाव में। कहाँ रखी है भाव तेरी, जिनका ख्याल तेरी भाव में, बस सत्ता का ख्याल है तेरी भाव में, अपनों के भाव का क्या हुआ। साथ ही उन्होंने लिखा है कि तेरा अंत होगा और फिर अंत होगा तेरी भाव का, कोई स्थान नहीं होगा तेरा जब बात होगी तेरी भाव का। इधर लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने नीतीश कुमार के इस्तीफे को लेकर के रिएक्शन दिया है। जब उन्होंने अभी अपने एक्स हैंडल पर 2 पोस्ट किए हैं। उन्होंने पूरा मुबारक लिख करके नीतीश कुमार के इस्तीफे देने को लेकर के निशाना साधा है। वहीं पर केसी त्यागी ने महागठबंधन को लेकर के बड़ी बात कह दी है। जी हाँ, जदयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने रविवार को मीडिया को जानकारी देते हुए कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का एक धड़ा INDIA पर कब्जा करना चाहता था। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करना चाहती थी। JDU नेता केसी त्यागी ने कहा है कि हमें अफसोस है कि हमने कांग्रेस पार्टी को देश की राजनीति में स्वीकार्यता दिलाई है। ये पार्टी राजनीति में अछूत हो चुकी थी। जब TMC, आप, समाजवादी पार्टी आदि सभी पार्टियों ने गैर भाजपा और गैर कांग्रेस मोर्चे की कोशिश की थी। ये सिर्फ नीतीश कुमार थे जिनकी वजह से इंडिया गठबंधन बना और कांग्रेस को फिर से राजनीति में पूर्ण स्थान करने और फिर सम्मान दिलाने का काम किया। दोस्तों, नीतीश कुमार के इस्तीफे पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया है। जी हाँ, आपको बता दूं कि नीतीश कुमार के बिहार के मुख्यमंत्री तौर पर इस्तीफा देने के बाद AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस दौरान RJD नेता तेजस्वी यादव पर भी तंज कसा है और अपने विधायकों को तोड़ने के लिए खिंचाई की है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि नीतीश कुमार केवल नाम के मुख्यमंत्री रहेंगे और सरकार PM नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS के इशारों पर चलेगी। दरअसल नीतीश कुमार ने रविवार को सुबह इस्तीफा दिया, जिसके बाद देर शाम शपथ ग्रहण समारोह हुआ। असदुद्दीन ओवैसी ने इस बात को लेकर के कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और फिर नीतीश कुमार को बिहार की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार को, तेजस्वी और मोदी को बिहार की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। नीतीश कुमार को शर्म नहीं आती है कि वे वहां NDA में जाकर के बैठ गए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि उनकी बात का न एतबार है न भरोसा है। उन्होंने बिहार में अपने विधायकों को तोड़ने के लिए एक बार फिर से RJD नेता तेजस्वी यादव पर सवाल खड़ा किए हैं। AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि तेजस्वी यादव को कैसा लग रहा है, अभी आपने हमारे 4 MLA को तोड़ा था। तेजस्वी यादव की पार्टी ने धोखा दी है। जब नीतीश कुमार नाम के CM रहेंगे, RSS और मोदी की ही सत्ता चलेगी। तेजस्वी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा है कि हम तो तेजस्वी यादव से पूछना चाहते हैं कि आपको नींद अच्छी आई? आपने सीमांचल की जनता को धोखा दिया। आप बताइए लोकसभा में क्या होगा? जो ख्वाब बिहार की जनता ने देखे थे, आपने उसे चकनाचूर कर दिया। जब आपने सर्वे किया था, क्या हुआ उसका? जून 2022 में AIMIM के कोचाधमन विधानसभा क्षेत्र के विधायक मोहम्मद इजहार अस्फी, जोकीहाट के शहनवाज आलम, बायसे के रुकनुद्दीन अहमद और बहादुरगंज के अंजार नईमी RJD में शामिल हो गए थे। असदुद्दीन ओवैसी ने आगे दावा किया है कि नीतीश कुमार जब तक जिंदा रहेंगे तब तक मुख्यमंत्री बनने की जुगत में हैं। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार को लगता है कि जब तक जिंदा रहूं तब तक मुख्यमंत्री रहूं। देश के PM ने वादा किया था कि मैं आपको इन लोगों से बचाऊंगा। अब बिहार की जनता के साथ धोखा हुआ है। उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय के साथ भी दगाबाजी का आरोप लगाते हुए कहा है कि राजनीतिक धर्मनिरपेक्षता का इस्तेमाल मुसलमानों को धोखा देने के लिए किया जाता है। दोस्तों, जॉब फॉर लैंड मामले में लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ गई है। जी हाँ, ED ने अपनी चार्जशीट में लालू प्रसाद यादव के फैमिली पर बड़ा खुलासा किया है। ED ने चार्जशीट में राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव के रोल का जिक्र किया है। ED ने राबड़ी देवी पर लालू प्रसाद के साथ इस घोटाले में शामिल होने का भी आरोप लगाया है। जहाँ चार्जशीट में राबड़ी देवी के बारे में लिखा गया है कि जमीन को बेच करके जो पैसा आया था वह बेटे तेजस्वी को दिया, जिसका इस्तेमाल दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में बंगला खरीदने में किया गया। ये वही घर है जिसे अमित कातियाल से खरीदा गया था। जब वही मीसा भारती पर भी पिता लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर के घोटाले का आरोप लगाया गया है। इसके साथ ही मीसा भारती पर सीधे तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में शामिल होने का भी आरोप लगाया गया है। लालू प्रसाद यादव की बेटी हेमा यादव पर रिश्तेदारों से गिफ्ट के रूप में घोटाले से जुड़ी हुई जमीन का आरोप लगाया गया है। हेमा पर सब कुछ जानते हुए भी जमीन को अपने परिवार और फिर उनसे जुड़ी कंपनी को ट्रांसफर करने का भी आरोप है। आपको बता दूं कि ED ने चार्जशीट में कहा गया है कि हेमा यादव भी सीधे तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में शामिल है। आपको बता दें कि लॉन फॉर जॉब मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व CM राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव, हृदयानंद चौधरी, अमित कातियाल और फिर 2 कंपनियों के खिलाफ लिया गया समन जारी किया गया है। कोर्ट ने उन्हें 9 फरवरी को पेशी पर बुलाया है।
दोस्तों, बिहार में राजनीतिक उठापटक के बीच तेजस्वी यादव की बहन राजलक्ष्मी यादव ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें तेजस्वी यादव दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में तेजस्वी यादव के अलग अलग कई वीडियो हैं। जी हाँ, वीडियो शेयर करने के साथ ही राजलक्ष्मी यादव ने जो कैप्शन लिखा है उनकी खूब चर्चा हो रही है। राजलक्ष्मी यादव ने लिखा है कि झुंड में तो सूअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है। राजलक्ष्मी के इस पोस्ट पर कुछ लोग टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि अब राजनीति में भाषा का स्तर कितना गिर चुका है। तो फिर वही कुछ का कहना है कि सत्ता हाथ से जाते देख करके अब लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। एक ने लिखा है कि लोग कौन आया है, आप ही तय करिए ना, राजनीति बची है ना विचार बचे हैं ना ही भाषा बची। एक ने लिखा है कि बात अब सूअर और फिर शेर तक पहुंच गई है। एक ने लिखा है कि ये बहुत गलत भाषा है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। एक ने लिखा है कि ऐसी बातें क्यों करते हैं जो खुद को ही नीचे दिखाया जाए। दोस्तों, वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे रिपोर्ट पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की रिपोर्ट इस विवादास्पद मामले में निर्णायक सबूत नहीं है। विरोधी पक्ष ने ऐसा करके समाज में अराजकता और फिर असुरक्षा की भावना पैदा कर दी है। जब बोर्ड के प्रवक्ता डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद के संबंध में हिंदू संप्रदाय के संगठन कई वर्षों से जनता को गुमराह कर रहे हैं। इसका ताज़ा उदाहरण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट है जिसे उन्होंने अदालत में दाखिल किया और अदालत के आदेश पर ही वादी और प्रतिवादी को उपलब्ध कराया है। रिपोर्ट उनके अध्ययन और फिर तैयारी के लिए थी, लेकिन विरोधी पक्ष ने इसे प्रेस में प्रकाशित करके न केवल न्यायालय का अपमान किया है बल्कि देश की सीधी सादी जनता को भी गुमराह करने का प्रयास किया है। दोस्तों, शार्क टैंक इंडिया सीजन 3 की शुरुआत हो चुकी है। जब भारत के हर कोने से एंटरप्रेन्योर इस शो में आकर के अपने बिजनेस में निवेश करने के लिए शार्क को पिच करते हैं। सीजन 3 में इस बार बिहार से आए एक एंटरप्रेन्योर की चर्चा हो रही है। जब बिहार के सहरसा से आए शार्क टैंक इंडिया में दिलखुश कुमार ने शार्क को भी चौंका दिया है। दिलखुश कुमार ने यूट्यूब से कोडिंग सीख करके एक कंपनी खड़ी कर दी है जिसकी वैल्यू 4 करोड़ रुपए की है। दिलखुश कुमार की कंपनी का नाम रोडबेज है। रोडबेज ये एक टैक्सी बेस्ड ट्रैवल कंपनी है। हालांकि ये उबर और ओला से काफ़ी अलग है। दिलखुश कुमार रोडबेज के फाउंडर है और फिर सिद्धार्थ इस कंपनी के को फाउंडर हैं। दिलखुश कुमार ने यूट्यूब से खुद कोडिंग सीख करके रोडबेज ऐप बनाया है। दिलखुश कुमार ने शार्क टैंक इंडिया में बताया है कि उनकी कंपनी रोडबेज बिहार में टैक्सी सर्विस प्रोवाइड करती है। ये टैक्सी सर्विस इंटर स्टेट है। ये बिहार की राजधानी पटना से हर छोटे शहर के लिए टैक्सी सर्विस देते हैं और फिर बिहार के हर शहर से पटना के लिए सर्विस देते हैं। इस कंपनी की शुरुआत दिलखुश ने जुलाई 2022 में की थी, जब उनके पास अभी 20 टैक्सी है। दिलखुश अपनी टैक्सी की तादाद को बढ़ाना चाहते हैं। रोडबेज का फोकस टैक्सी ड्राइवर और कंज्यूमर दोनों को सुविधा देना है। दिलखुश कुमार का कहना है कि जब आप कोई लोकल टैक्सी बुक करते हैं तो फिर आपको दोनों तरफ का किराया देना होता है, क्योंकि टैक्सी ड्राइवर को दूसरी तरफ से कोई सवारी नहीं मिलती है। जी हाँ, ऐसे में टैक्सी पुल की सुविधा हो देते हैं। दिलखुश कुमार ने यह बताया है कि कंपनी का एग्जीक्यूटिव पैसेंजर से लगातार व्हाट्सएप पर चैट करते रहते हैं ताकि उसको भरोसा बना रहे। दिलखुश कुमार ने दावा किया है कि अगर उनकी पैसेंजर की फ़्लाइट हमारी वजह से छूट जाती है तो फिर हम उन्हें अगली फ़्लाइट में टिकट करा भी देते हैं। ऐसा हम अपनी कंपनी के ऐप पर ऑफर देते हैं। उनका कहना है कि उन्होंने अब तक एक कस्टमर का टिकट कराया भी है। दिलखुश कुमार को शार्क टैंक इंडिया से रितेश अग्रवाल और नमिता थापर ने 50 लाख रुपए दिए हैं। हालांकि इसमें 20 लाख रुपए बिना किसी ब्याज के और फिर 30 लाख रुपए 5% के ब्याज पर दिए हैं। दोस्तों, बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शीतलहर और फिर कोहरे की मार के बीच मौसम विभाग का अलर्ट जारी है। जब पटना और फिर आसपास के मौसम में अगले 5 दिनों तक विशेष परिवर्तन के आसार नहीं है। यह शहर के अधिकतम और फिर न्यूनतम तापमान में भी कोई भी खास बदलाव नहीं होंगे। मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी गई है कि अभी शीतलहर और कोहरे का क्या असर दिखेगा। जब वहीं कड़ाके की इस ठंड में छात्रों की तबीयत मोतिहारी में बिगड़ गई है, जबकि एक शिक्षक की जान चली गई है स्कूल जाने के क्रम में। जब मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में अभी पछुआ हवा चल रही है, जहां इसके कारण शीतलहर का प्रकोप बना हुआ है। जब फिलहाल आगे भी ठंड बनी रहेगी। कुछ एक जगहों पर घना कोहरा भी छाया रह सकता है। दिन में धूप निकलने से लोगों को राहत मिलेगी। वहीं शनिवार को धूप खिलने से लोगों ने राहत की सांस ली। जहां शहर का अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, वहीं पर न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं पर पूर्वी चंपारण जिले के घोरासन थाना क्षेत्र के निमोहिया गांव निवासी एक शिक्षक की जान चली गई है स्कूल जाने के क्रम में। जहां स्थानीय लोग ठंड से जान जाने की बात बता रहे हैं। जब मृतक मलिक राम निमोई पश्चिमी पंचायत उच्च मध्य विद्यालय
धूमनगर में शिक्षक के साथ बीएलओ के पद पर कार्यरत थे। यह घटना शनिवार सुबह की बताई जा रही है। दोस्तों, जेडीयू के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार ने शनिवार को कहा कि बड़े स्तर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर हुई शिक्षक नियुक्ति में कुछ हासिल नहीं होने से राजद के लोग बेचैन थे। इसी बेचैनी में उन लोगों को सरकार के कामकाज से परेशानी थी। जदयू के मुख्य प्रवक्ता ने कहा कि राजद के लोग तो लैंड फॉर जॉब वाले लोग हैं, जब वही मुख्यमंत्री ने 2,15,000 लोगों की नियुक्ति को पारदर्शी तरीके से अंजाम दिया। नौकरी और पदस्थापन में आरजेडी की नहीं चली, इसी वजह से अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। राजद इस पर रोक लगाए, नहीं तो फिर राजनीति में इन्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रशंसा करते हुए जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश के उन गिने चुने नेताओं में से एक हैं जिनके जीवन का हर क्षण बिहार की जनता के लिए समर्पित है। ना तो उन्हें अपने परिवार को राजनीति में स्थापित करने में दिलचस्पी रही है और न ही शाही जीवन जीने में। उनके लिए जनता ही परिवार है और जनता का विश्वास ही सबसे बड़ी पूंजी है। जब उन्होंने कहा कि नीतीश का राजनीतिक इतिहास उलट करके देखें तो फिर उनके सारे निर्णय बिहार के हित में लिए हैं, चाहे वह जातिगत जनगणना का निर्णय हो या फिर आरक्षण बढ़ाने का। और उन्हें हमेशा बिना जाति धर्म देखे हुए समाज के हर वर्ग के गरीबों को सशक्त करने के प्रयास किए हैं। ये उन्हीं की ही देन है कि बिहार के 94 लाख परिवारों को स्वरोजगार के लिए 2-2 लाख रुपए देने की दिशा में काम शुरू हो चुका है। दोस्तों, बिहार में माली सफाई कर्मी दरबान के पदों पर भर्ती होने वाली है, जहां इसके लिए बिहार विधानसभा की आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल पर नोटिस जारी कर दिया गया है। इच्छुक और फिर योग्य उम्मीदवार प्रकाशित नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से पढ़ें और आवेदन की प्रक्रिया को समय से पहले ही पूरा कर लें। पद के नामों के बारे में अगर बात किया जाए तो पद का नाम है माली सफाई कर्मी दरबान और लाइब्रेरी अटेंडेंट्स आदि। यह पदों की कुल 14 संख्या है। जी हाँ, योग्यता के बारे में अगर बात की जाए तो इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मैट्रिक पास होनी चाहिए। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 37 साल होनी चाहिए। जहां आयु में छूट की जानकारी के लिए नोटिस को आप देख सकते हैं। चयन प्रक्रिया के बारे में अगर बात की जाए तो भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार इन पदों पर आवेदन उम्मीदवारों का चयन एग्जाम में प्रदर्शन के अनुसार किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया के बारे में अगर बात किया जाए तो आप बिहार विधानसभा की आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल पर जाकर के नोटिस को पढ़ें और आवेदन को पूरा करें। आधिकारिक वेबसाइट के बारे में अगर बात किया जाए तो www.vidansabha.bis.nic.in इस वेबसाइट पर जाकर के आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें वेतनमान के बारे में बात किया जाए तो 18,000 रुपये से शुरू होगी और 56,900 रुपये तक है, यानी कि 18,000 से 56,900 रुपये तक प्रतिमाह आपको वेतन दिया जाएगा। दोस्तों, बिहार में अगर आप मखाना की खेती करना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार मखाना विकास योजना के लिए आवेदन शुरू हो चुका है। जब बिहार के किसान इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। खबर के अनुसार बिहार मखाना विकास योजना के तहत राज्य के किसानों को सरकार मखाना का बीज खरीदने पर 75% तक की सब्सिडी देगी। इसका लाभ लेने के लिए किसान उद्यान निदेशालय कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के आवेदन को पूरा करें। आपको बता दें कि मखाना के बीज का इकाई लागत सरकार के द्वारा 1 लाख रुपए निर्धारित किया गया है, यानी कि राज्य के यानी कि बिहार के किसानों को 75,000 रुपए की सब्सिडी सरकार की तरफ से मिल जाएगी। इसके लिए उन्हें मात्र 25,000 रुपए ही खर्च करने पड़ेंगे। आपको बता दें कि बिहार मखाना विकास योजना का लाभ लेने के लिए किसान उद्यान निदेशालय की वेबसाइट पोर्टल www.horticulture.bihar.gov.in पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, बिहार में अगर आप इलेक्ट्रिक बाइक स्कूटी खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में इलेक्ट्रिक बाइक और स्कूटी खरीदने पर लोगों को सरकार के द्वारा सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी। खबर के अनुसार बिहार में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सरकार ने परिवहन विभाग को साल 2028 तक बिहार में 15% इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री कराने का टारगेट दिया है। जहां इसके तहत विभाग के द्वारा लोगों को सब्सिडी देने का फैसला किया गया है। आपको बता दें कि बिहार में इलेक्ट्रिक बाइक और फिर स्कूटी खरीदने पर सामान्य श्रेणी के लोगों को सरकार के द्वारा 5,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी, जबकि बिहार के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को 7,500 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। वही निबंधन और रोड टैक्स भी 75% माफ कर दिया जाएगा। जी हाँ, सरकार ने इसके अलावा चार्जिंग स्टेशन की स्थापना करने पर भी सब्सिडी देने का फैसला किया है। जहां मशीन खरीदने के लिए 75% और स्थापना के लिए 25,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। दोस्तों, बिहार के किसान अगर बिहार में सरकारी योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो फिर वे अपना पंजीकरण करा लें, क्योंकि बिहार में उन्हीं किसानों को सरकारी योजना का लाभ मिलता है जो कृषि विभाग की पोर्टल पर पंजीकृत हो। जी हाँ, पंजीयन
कराए। खबर के अनुसार बिहार सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली योजनाओं का लाभ बिहार के किसानों तक पहुंचाने के लिए किसान रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। इसके लिए कोई भी आवेदन शुल्क निर्धारित नहीं है, यानी कि आप फ्री में कर सकते हैं, जहाँ किसान फ्री में अपना पंजीकरण करा सकते हैं। आपको बता दें कि बिहार के किसान अगर खुद अपना रजिस्ट्रेशन ना करा सकते हैं तो फिर उन्हें अपने नज़दीकी के जन सेवा केंद्र, लोक सेवा केंद्र या फिर सहज सेवा केंद्र पर से भी पंजीकरण करा सकते हैं। इसको लेकर के विभाग के द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके लिए कैसे हम पंजीकरण कराएंगे, कौन सी वेबसाइट है, तो आपको बता दूं कि www.dbtagriculture.bihar.gov.in इस वेबसाइट पर जाकर के आप पंजीकरण करा सकते हैं। दोस्तों, बिहार में मछली पालन के बिजनेस के लिए अगर आप तालाब खुदवाना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में तालाब खुदवाने के लिए बिहार सरकार 7 लाख रुपए तक अनुदान देती है। यह खबर के अनुसार मछली पालन के लिए नया तालाब खुदवाने वाले सामान्य वर्ग के किसानों को, लोगों को सरकार के द्वारा 50% तक अनुदान दिया जाएगा, जबकि SC/ST वर्ग के किसानों को 70% तक अनुदान का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। जहाँ वहीं पिछड़े वर्ग के वैसे लोग जिनके पास अपना खुद का जमीन नहीं है, वे लोग भी लीज पर जमीन लेकर के तालाब का निर्माण करा सकते हैं। हालांकि इसके लिए जमीन का कम से कम 9 साल का लीज होना चाहिए, जब तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। आवेदन के लिए दस्तावेजों के बारे में अगर बात की जाए तो आधार कार्ड, जमीन के कागजात की छाया प्रति, जमीन लीज पर है तो इसका एग्रीमेंट पेपर, मोबाइल नंबर, फोटो आदि होनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके लिए आवेदन कैसे करें, तो आपको बता दूं कि इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को अपने सभी दस्तावेज के साथ जिला मत्स्य पालन विभाग को आवेदन देना होगा। दोस्तों, बिहार सरकार बिहार के लोगों से जमीन टैक्स की वसूली करती है, जिसे कि आम भाषा में लगान कहा जाता है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के लोग अब अपने मोबाइल से ऑनलाइन के द्वारा जमीन टैक्स को जमा कर सकते हैं। खबर के अनुसार बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन की टैक्स करने तथा उसे जमा करने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। अब आप बिहार भूमि की वेबसाइट पोर्टल पर जाकर के ऑनलाइन के द्वारा किसी भी जमीन का टैक्स जमा कर सकते हैं। बिहार में अपने मोबाइल से जमीन का टैक्स जमा करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में गूगल को ओपन करना होगा। इसके बाद गूगल में बिहार भूमि की वेबसाइट को आपको सर्च करना होगा। बिहार भूमि की वेबसाइट है www.biharbhumi.bihar.gov.in। इस वेबसाइट पर आपको सर्च करना होगा। इसके बाद भू लगान के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा, जहाँ अब आपको ऑनलाइन भुगतान करने के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद मांगी गई जानकारी को भर करके सबमिट करना होगा, जहां आपके सामने जमीन का नया लगान दिखाई देगा। जहां अब आप जमीन टैक्स को जमा करना चाहते हैं तो फिर आप ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के द्वारा टैक्स जमा करके रसीद निकाल सकते हैं। दोस्तों, बिहार में ब्रांच ऑफिसर के पदों पर 29 जनवरी से आवेदन शुरू होगा। यह ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार विधानसभा में असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर, असिस्टेंट रजिस्टर पद की भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार प्रकाशित नोटिफिकेशन को पढ़ें और आवेदन की प्रक्रिया को समय से पहले ही पूरा कर सकते हैं। पद के नामों के बारे में अगर बात किया जाए तो पद का नाम है असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर, असिस्टेंट लेजिस्लेटर। पदों की संख्या कुल 54 है। जहाँ योग्यता के बारे में बात किया जाए तो भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक पास होनी चाहिए। इन आयु सीमा के बारे में अगर बात की जाए तो इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 37 साल निर्धारित किया गया है। आयु में छूट की जानकारी के लिए आप नोटिस को देख सकते हैं। आवेदन शुल्क 600 रुपये है। वहीं पर SC/ST और बाकी डिसेबल कैंडिडेट फीमेल के लिए 150 रुपये हैं। आवेदन प्रक्रिया के बारे में बात किया जाए तो आप बिहार विधानसभा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के नोटिस को पढ़ें और दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार आवेदन को पूरा करें। वेतनमान इसमें आपको 25,500 रुपये लेकर के 1,42,100 रुपये महीना तक मिलेगा। आवेदन की अंतिम तिथि 16 फरवरी 2024 है। आधिकारिक वेबसाइट है www.vidansabha.bh.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, किशनगंज सांसद ने गली गली घूम करके लोगों को न्योता दे रहे हैं। आपको बता दूं कि किशनगंज सांसद मोहम्मद डॉक्टर जावेद आजाद ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के लोगों को आमंत्रण कर रहे हैं। जहां किशनगंज में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के जहां एक तरफ तैयारियां जोरों शोरों से है, वहीं दूसरी तरफ किशनगंज सांसद द्वारा घूम घूम करके अपने घरों हाथों से लोगों को न्योता दे रहे हैं, घरों में जाकर के। जब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत किशनगंज में आगमन होने वाला है। जब कांग्रेस सांसद राहुल
गांधी 29 जनवरी को किशनगंज आएंगे, जिसके बाद जिले के दर्जनों जगहों में वो यात्रा करेंगे। यहाँ यात्रा के दौरान राहुल गांधी लोगों से मुलाकात करके उनकी समस्याओं को सुनेंगे और कई कार्यक्रमों को भी संबोधित करेंगे, जिसको लेकर के जिले में तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी है। इसी क्रम में बिहार के इकलौते कांग्रेस सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद आजाद ने शनिवार संध्या ठाकुरगंज के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान उन्होंने पोआखाली, सुखानी, ठाकुरगंज सहित अन्य जगहों में गली गली पैदल यात्रा करके खुद के हाथों से लोगों को न्योता देते हुए नजर आए। दोस्तों, बड़ी खबर किशनगंज जिले से सामने आई है। किशनगंज जिले के सभी प्रखंडों में जॉब कैंप का आयोजन होगा। जब किशनगंज जिला नियोजनालय पदाधिकारी आलोक राजवत्सव ने कहा है कि चयनित अभ्यर्थियों को अपने शर्त पर ज्वाइनिंग करने का अधिकार होगा। 29 जनवरी से 5 फरवरी तक प्रखंड परिस्थिति निर्धारित है। जॉब कैंप में SIS इंडिया लिमिटेड ट्रेनिंग सेंटर चकाई जमुई के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जहां कुल 560 युवाओं को रोजगार दिया जाएगा किशनगंज में, जिसमें सुरक्षा सुपरवाइजर का 70 पद, सुरक्षा जवान के 280 एवं श्वास दास्ता के 210 पद शामिल है। जहां पोठिया प्रखंड परिसर में 29 जनवरी, ठाकुरगंज प्रखंड परिसर में 30 जनवरी, दिगल बैंक प्रखंड परिसर में 31 जनवरी, बहादुरगंज प्रखंड परिसर में 1 फरवरी, तेरागाज प्रखंड परिसर में 2 फरवरी, कोचाधमन प्रखंड परिसर में 3 फरवरी, किशनगंज श्रम भवन में 5 फरवरी को जॉब कैंप का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने इच्छुक उम्मीदवारों को निर्धारित तिथि को मूल प्रमाण पत्र के साथ आने की अपील की है। दोस्तों, ये अपडेट बस यहाँ तक। इसके बारे में आपका क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, खबर किशनगंज से है और ये बड़ी खबर है किशनगंज से कि किशनगंज में भीषण आगलगी की वारदात सामने आई है। इस आगलगी में 2 लोगों के घर जलकर के राख हो गया है, जिससे इस घटना से लाखों की संपत्ति को नुकसान हुआ है। आपको बता दूं कि किशनगंज थाना क्षेत्र के चिकाबाड़ी में बीते देर रात्रि अचानक भीषण आग लगी। जी हां, देखते ही देखते आग की लपटों ने विकराल रूप लेकर के आवासीय घर, जलावन घर, कीमती सामान, मवेशी, कपड़े, जेवरात आदि को जल करके राख हो गया है। जब वही इस भीषण आग की लपटों को देख करके चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गई है। इधर आग को देख करके स्थानीय लोगों ने आनंद फानन में दमकल कर्मी और फिर बहादुरगंज पुलिस को इसकी सूचना दी। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने काफी प्रयास के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक इस आग में पीड़ित अनवर आलम और मोहम्मद घिस्तू के करीब 2 से 3 लाख की संपत्ति जलकर के राख हो गई है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।